बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं और तीनों स्टोरीज़ तहरीक अदम एतमाद के साथ जुड़ी हैं। पहली स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उससे वज़ीर आज़म का लफ्ज़ क्यों हटा दिया गया, किसने हटाया, ये क्या चक्कर है। और दूसरा कि कौमी यूथ के मालशिया पालशिया पहले तो उन्होंने वो ट्वीट्स की कंट्रोल टावर के ख़िलाफ़ और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करना शुरू कर दी, ये क्या चक्कर है। और तीसरा जनाब, अब ये क्या शोशा है कि जी वज़ीर आज़म साहब तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस 6 महीने का उनको टाइम दे दिया जाए फिर वो इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हैं। ये कुछ इस तरह की ख़बरें ना इंडिया के अखबारात में भी आई हैं, ठीक है। और ये मैं आपके साथ बहुत ही तफसील के साथ ये भी डिस्कस करने लगा हूँ। और सबसे पहले आ जाएँ जनाब, वज़ीर आज़म ऑफ़िस के जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल जो वज़ीर आज़म का सरकारी यूट्यूब चैनल वज़ीर आज़म ऑफ़िस यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। ये यूट्यूब चैनल कोई नवंबर 2019 में बनाया गया, यानी आने के बस फ़ौरन बाद 6-7 महीने के बाद या 1 साल के बाद, ठीक है। तो अब उसका नाम तब्दील कर दिया गया है और उसका नाम सिंपल इमरान ख़ान रख दिया गया है और उसका URL भी चेंज कर दिया गया है। अब ऐसे मौके पे अगर इस तरह की कोई बात होगी तो डेफ़िनेटली वो उस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि जी आप जाने लगे हैं, अगर ऐसे मौके पर कोई इस तरह की बात होती है। और नो डाउट इसी तरह से ही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, फिर जब मीडिया के मुख्तलिफ़ लोगों ने वो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब से जब बात की, जो कि हमारे ही पैसों पर पलते रहे, जो कि 25-25 लाख तौर पे मुबैना तौर पर 25-25 लाख रुपए वो माहाना तनख्वाह लेते रहे और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों को चूना लगाते रहे। और वो जनाब सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम किया था कि वो इस तरीके का सोशल मीडिया चलाएं और ख़वातीन सहाफ़ियों समेत सबको, सियासतदानों को, जो भी PTI के मुखालिफ है उनको गालियाँ दें, ठीक है, और बड़े बड़े गलीज़ ट्रेंड्स कायम करें। बस इसी तरीके से उनका इसके अलावा और कोई काम नहीं था। 25 लाख रुपए मुबैना तौर पे लोग बता रहे हैं कि उनको तनख्वाह मिलती रही है। अच्छा, आज भी मिल रही है। इसी तरीके से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साहब ने फरमाया कि जी वो जो ऑफिशियल जो सूरत हाल है ना वो सिर्फ़ है ट्विटर और फेसबुक के साथ, लेकिन अब बात ये है कि जो ये वाला यूट्यूब चैनल है ये हमारे सोशल मीडिया सेल ने बनाया था। तो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वज़ीर आज़म ऑफ़िस से आपको इजाज़त थी कि कोई प्राइवेट पार्टी का सोशल मीडिया सेल उसका वो बनाए। हाँ, ये है ना कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अंदर भी स्टाफ होता है IT का, अगर वो बनाता है तो वो तो और बात है ना। लेकिन आपने एक पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने वज़ीर आज़म ऑफ़िस का यूट्यूब चैनल, सरकारी यूट्यूब चैनल बना दिया। अब उस पर वेरीफाइड की टिक लगी हुई थी, 1,47 के 48,000 उसके सब्सक्राइबर्स थे, उस पर वेरीफाइड की टिक लगी हुई थी। जैसे होता ना एक चैनल वेरीफाई हो जाता है, उसकी टिक लगी हुई थी। अब वो ज़ाहिर है जब URL तब्दील किया गया और उसका नाम तब्दील किया गया तो जो यूट्यूब की ऑफिशियल पॉलिसी है उसके तहत वो टिक भी हटा दिया गया। अच्छा, अब उसमें ये है कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप आएँ, आप सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करें और सरकारी वसाइल की बुनियाद पे अपने सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें डेवलप करें और फिर उसके बाद उन वसाइल के बुनियाद पर उन्हीं असासों को हड़प करके चले जाएं। भाई, अगर आपने बनाना है आप एक अलग चैनल बना लें। आपने सरकारी असासों को, सरकारी वसाइल को, सरकारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, उस पर वज़ीर आज़म की तकरीरें भी लगती थीं उसी चैनल पर, हर किस्म की, और बयानात भी लगते थे, और आपने वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके एक असासा बनाया। अब आप उसको पर्सनल हिसाब से, जब आपको पता चल गया कि गेम ओवर हो गई है तो आपने जो है ना उस तासुर को भी ज़्यादा तक़वियत दी कि जी वाकई गेम ओवर हो गई है, हम तो बिल्कुल इस तरह। और ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ 6-7 ट्रकों में
मुबैना तौर पर मुंतकिल किया है सामान वज़ीर आला हाउस से, वो भी कहा जा रहा है कि एक तो अपना सामान मुंतकिल किया, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि कुछ ऐसा सामान भी गया है, वो अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या क्या गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुछ वज़रा ने भी अपनी पर्सनल फाइल्स और पर्सनल सामान वो भी यहाँ से समेटना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बताता हूँ कि कल जो सहाफ़ियों के साथ वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई उसमें भी बहुत अहम बातें कुछ सामने आई हैं। तो वो क्या सूरत हाल है, आपको याद है ये एक ट्रेंड है, इस तरह की रविश है। ये जब एक सबसे पहले आपको पता है ना ISPR का जब ये ट्विटर अकाउंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, जिनको आम तौर पे वो ट्विटर जनरल भी कहा जाता था, वही पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले साहब उन्होंने ही बनाया था। तो उनके फॉलोअर्स की तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाखों में हो गई। तो जब वो जाने लगे साहब और नए आने लगे तो जनाब वो अपना अकाउंट, चूँकि वो पासवर्ड्स वगैरह सारे ज़ाहिर है DG ISPR के पास ही होते हैं, तो वो साथ ले गए थे उस वक़्त सुना, और उनको फिर ये जो अभी का DG ISPR का अकाउंट है ये उनको अलग बनाना पड़ा। वो साथ ले गए थे अपना, वो आज भी उनका देखें तो उसी तरीके से वो इतने ज़्यादा फॉलो। तो ये आप रिसोर्सेज सरकारी इस्तेमाल करें, एक अपना वो चैनल बनाएं या एक पेज बनाएं या कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, और आखिर पर जब जाएं तो उसको अपना पर्सनल करके, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है तो और क्या है, इसको डिसऑनेस्टी। वैसे तो आप रियासत मदीना की मिसालें देते हैं और ये आपकी डिसऑनेस्टी नहीं है तो क्या है कि सोशल मीडिया सेल वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ, भाई ये सारी बातें हैं, इनको बातें करने के अलावा आता ही कुछ नहीं है। अब पता चल गया है कि यार हमने आज नहीं तो कल तहरीक अदम एतमाद अगर इधर उधर भी हो जाए लेकिन बचना फिर भी आपका मुहाल है। अब वहाँ जब पता चल गया है तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से आ जाए जनाब दूसरी खबर पे कि ये मालशिया पालशिया कंट्रोल टावर के खिलाफ पाक फौज के खिलाफ एक जो गलीज कंपेन शुरू की हुई थी, मैं उनमें से चंद ट्वीट्स यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा और फिर उसके बाद इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिए। कल की वीडियो में जैसे हमने बताया कि मुईद पीरज़ादा साहब ने भी मुन्ने के अब्बे वाला वो ट्वीट जो है ना डिलीट करना पड़ गया। अब उनको कैसे डिलीट करना पड़ा, वो अज़हर मशवानी हैं, ये अज़हर मशवानी साहब हैं वसीम अकरम प्लस के फोकल पर्सन हैं सोशल मीडिया के लिए। उन्होंने एक ट्वीट की और ये ट्वीट 25 को की कल, यानी कि 2:28 पर, और फिर ये ट्वीट डिलीट कर दी और उन्होंने लिखा कि अंपायर्स ही ले बैठे पाकिस्तान को, अंपायर्स ही ले बैठे पाकिस्तान। ज़रा सुनते आए, सुनते। उमर फारूक हैं यहाँ पर भी, ये कप्तान मैं तुम्हारे साथ हूँ की DP लगी हुई है, और ये इन्होंने एक ट्वीट की उमर फारूक 86 के नाम से। और फिर मैं बताता हूँ ये ट्वीट्स डिलीट क्यों हुई हैं, ये असल में मामला है, और फिर उसके बाद अगली स्टोरी पे ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। अब वो लिखते हैं उमर फारूक, ये भी मालशिया पालशिया कप्तान के खिलाड़ी हैं, और वो कहते हैं कि मारखोर टर्न टू हराम खोर, मारखोर हराम खोर बन चुका है। अब ज़रा देखिएगा सही, ठीक हो गया ना। द मूवमेंट नदीम अंजुम टुक चार्ज, connect the dots and you will understand, and chief of army staff is a sold out crook। अब आप अंदाज़ा करें जिस तरीके से पाक फौज पर गलीज मुहिम चलाई जा रही है। Who is only interested in his fucking extension। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो बिक चुके हैं, सिर्फ उनको अपनी एक्सटेंशन से ताल्लुक़ है। अब उसके बाद एक और है, मैं भी इमरान खान हूँ, ये शुजात अली 23 के नाम से है। अब ये कहता है कि सलार भाई, ये किसी को जवाब दे रहे हैं, अपने दूसरे यूथिया को जवाब दे रहे हैं। सलार भाई हमारे जर्नैल इस मुल्क के सबसे बड़े भड़वे हैं, ठीक है ना, इसलिए PTI के सारे वर्करों को अपनी तोपों का रुख इन जर्नैलों की तरफ फिलफोर करना होगा। ये आप देख लीजिए, ये सारे ट्वीट्स पे डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद लिखते एक नजमुल हसन बाजवा है, नजमुल हसन बाजवा, ये भी मालशिया पालशिया हैं और यूथिया
यूथियाँ हैं। ये लिखते हैं जनरल फैज़ की मौजूदगी में इस तरह की मंडी लगाना और ख़रीदो फरोख्त करके लोगों को सिंध हाउस में रखना मुमकिन नहीं था। ज़ाहिर है वो आप खुद आप तो मान रहे हैं ना कि वही आपको सारा कुछ फैसिलिटेट कर रहे थे, ऐसे तो रोना धोना नहीं हुआ था उनके जाने पर वो सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद उमर फ़ारूक हैं, उमर फ़ारूक 86 गालिबन इनका एक पहले ट्वीट भी, ये भी वही यूथियाँ हैं। ये लिखते हैं आप पारा में आजकल चकला खोला हुआ है रंडी के बच्चे। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये कौम यूथ की, ये यूथियों की, ये नामुरादों की लैंग्वेज है पाक फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़। उसके बाद जो है ना, ये एक और हैं साहब, ये डॉक्टर इब्रार इकबाल हैं, ये लिखते हैं सारे डिलीट हो गए हैं। फिर लिखते हैं कोई मुझे गाली दे या मार दे, इस ड्रामे के पीछे फ़ौज है। नवंबर में बाजवा फजलू से मिलता है, इसके बाद सब कुछ सामने है। जनरल फैज़ को ज़बरदस्ती बाजवा ने हटा दिया। तारीख़ पढ़ लें, फ़ौज कभी भी मगरबी असर से नहीं निकल सकती। इस सब के घर के बच्चे कहाँ हैं, और इस्तेमाल ये इनके 2 टके के सियासतदान का होते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये अबीरा ख़ान हैं, अबीरा ख़ान, अबीरा 222211 के नाम से इनका अकाउंट है। मेरे PTI के दोस्तों, आप इस इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ना, इसकी सोशल मीडिया पर, इनको सोशल मीडिया पर नंगा करो, ठीक है ना। चुप हो गए तो ये गंदा खेल खेला जाता रहेगा और इस मुल्क के साथ, और ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। इस सब के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। ये सारे ट्वीट्स डिलीट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्वीट डिलीट क्यों हुए हैं। ये ट्वीट इसलिए डिलीट हुए हैं कि FIA का साइबर क्राइम विंग वो एक्टिव हुआ। वो शेख रशीद साहब ने उनको कहा, और वो ज़ाहिर है डंडा किसी ने कराया होगा तो वो एक्टिव हुआ होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इस गंदी कंपेन में वो मालशिया पालशिया चैनल भी शामिल था, जो कोई दर्जनों मरतबा जो है ना खिफ़त का सामना कर चुका है ये लंदन में, वो भी शामिल था। डंडा उनको भी करवाया गया है और इस तरीके से उनको पैगाम पहुंचा दिया गया है। अच्छा, अब बात ये है कि ये वही क्यों डिलीट की है, क्योंकि जहाँ पे मुंह पे थप्पड़ पड़ने लगे ना, फिर ये कौम यूथ के लोग आगे नहीं खड़े होते। ये जो सूरत हाल है ये यूथिए उस वक़्त नहीं, ये सिर्फ यूथिए भड़के मारने के हैं। मैं आपको बताऊं ना कि कल इमरान खान साहब ने जब ये कहा सहाफ़ियों से, उनको बुला के, कि मैं ये जो आम तौर पे तासुर है कि किसी किस्म का एडवेंचर करने जा रहा हूं, या चीफ़ को मैं डीनोटिफाई करने जा रहा हूं, या मैं कोई इस तरह का, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ये तासुर दिया जाता है कि अगले कुछ रिलैक्स हो जाएं। पहली बात तो ये है कि अगले कोई रिलैक्स होने नहीं लगे, वो बहुत सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये वाकई ठीक है कि अब की बार जो रिएक्शन का टाइम होगा वो 15-20 मिनट होगा, वो नहीं है 2-3 घंटे बाद कोई आएगा। 15 से 20 मिनट वो सारा कुछ जो है ना वो क्विक रिस्पांस रिएक्शन होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से वो यही आम तौर पे पता चला है बाखबर ज़राए से। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि खान साहब ने ये थोड़ा सा झांसे में रखने की कोशिश की है, मेरा नहीं ख्याल कि झांसे में रखने की कोशिश की हो। भाई बात ये है, मुझे बहुत ही बावसूख ज़राए से पता चला है कि खान साहब वही एक्सटेंशन की बुनियाद पर वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, लेकिन मुबैना तौर पे किसी को, और फिर उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ ज़राए बता रहे हैं कि चीफ साहब ने कहा है कि भाई देखिए मैं नहीं लूँगा एक्सटेंशन, लेकिन अब बात यह है कि इदारे में किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं होगी, इदारे में किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। ये बहुत वादे पैगाम, जब ये पैगाम गया है तो सारी बकरी बैठ गई है। फिर सबका कुछ नज़र आने लग गया है। फिर जो कल सहाफ़ी गए हैं उनको भी पता चल गया, और वो अपनी असेसमेंट दे रहे थे बाद में बाहर आके मुख्तलिफ़ लोगों को अपना हिसाब में, हमने भी कुछ से बात की, अपनी कुछ मुख्तलिफ़ असेसमेंट दे रहे थे। कुछ लोग जो साथ वहाँ पर गए हैं, जो एंकर पर्सन सहाफ़ी जो गए हैं, वो कह रहे थे कि कुछ तो ये भी कह रहे थे कि हमने अपना असेसमेंट ये की है, हमने कल वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात से ये नतीजा अखज़ किया है कि शायद ये सहाफ़ियों को उनकी आखिरी ब्रीफिंग हो। ये यहाँ तक भी लोगों ने कहा है। और मैंने आपको कहा ना कि मालशिया पालशिया जनाब कुछ तो ये ट्वीट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात
और वो ओहदा छोड़ने पर तैयार हैं। ये खुद आपको मैं कल बताया इमरान रियाज साहब ने, जिनका 100% नहीं 1000% टिल्ट है, सारा उनको इसके अलावा नज़र ही कोई कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ के PTI की तारीफ़ करनी है और दूसरों की ट्रोलिंग करनी है, सिर्फ उसके अलावा उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता। वो भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करूँगा, सौदेबाजी का वो टाइम ही नहीं रहा और न अब आपके पास सौदेबाजी का अख्तियार है। अब आ जाएँ जनाब इस बात पर कि वो क्या सूरत हाल है कि जिसमें इंडिया के अखबारात में भी ये शोशा छूटा हुआ है और ये इस तरीके से कि जी कोई 6 महीने का टाइम वो कह रहे हैं। ये कल सहाफ़ियों ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म साहब 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो है ना वो इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, अब जो खबरें बाहर आ रही हैं ना वो यूथिया सोर्सेज से और बाकी सोर्सेज से भी, वो यही है कि वो साहब जो पेशावर वाले, अब उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता बीनीथ द सरफेस जाने लगा है कि हम कोई नहीं करने लगे इस तरह की बात। अब ये और बात है कि बाद में 6 महीने का टाइम लेकर उसमें, और दूसरी बात यह है कि 6 महीने का टाइम ऐसे एक तरफा तो मिलेगा नहीं, वो भी अपोजिशन के साथ को मुज़ाकरात होंगे। कोई 6 महीने का मांगता है तो शायद हो सकता है कोई 2 महीने का मिले, 3 महीने का मिले, 1 महीने का मिले वगैरह, ये होता है ना। तो अपोजिशन राज़ी होगी तो तब है ना। उसके बाद मैंने आपसे कहा ना कि कुछ पैगाम भी ये चेक करवाए गए कि जी अपोजिशन का रिएक्शन क्या है, और कुछ पैगाम भी अपोजिशन की एक अहम तरीन रहनुमा को भी इस तरीके से सुना है, इनडायरेक्ट चेक करवाया गया कि जी अगर एम्पायर अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर दे तो फिर वहाँ से ऐसा जवाब आया कि वो सवाल करने वाला सवाल ही भूल गया। तो बात ये है कि अगला सवाल उसने को दूसरा करना था वो ही भूल गया। ये पक्के ज़राए ने मुझे बताया है। तो अब खान साहब को भी जनाब बात ये है कि जब उनको पता है कि भाई अगर मैंने कोई एडवेंचर किया तो फिर उस एडवेंचर के बाद अगर उनको यकीन करें कि ये कन्फर्म होता ना, उन्होंने कन्फर्म कराया है अपने सोर्सेज से कि अगर मैं एडवेंचर करता हूँ, मैं डी नोटिफाई करता हूँ या किसी और को अनाउंस करता हूँ या बाजवा साहब को हटाता हूँ या कोई भी है, तो उसके बाद मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो 2 मिनट से पहले वो साफ कर लेते। लेकिन अब वो एडवेंचर के नतीजे में नवाज शरीफ नहीं है कि वो फिर सोचेगा कि जनाब यहाँ तो अडियाला भी हो सकता है, यहाँ तो अटक किला भी हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कोट लखपत भी हो सकता है और मच जेल भी हो सकती है, और बर्दाश्त भी कर लें। तो वो वाली बात नहीं है। वो जरदारी साहब नहीं है जो सालों साल जो है ना जेल गुजारेंगे, वो इस तरह की बात नहीं है। अपोजिशन के और रहनुमा भी ये वही वाली बात है कि जैसे सादिक साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब ने हमें कहा कि जी 9 दिन तक मैं मुशर्रफ के ज़माने में जेल में रहा, ये तो इतनी मुश्किल बात है, अगर मैं 10वां दिन रहता तो मैं तो खुदकुशी कर लेता। तो बात ये है, ये वो चीज़ आड़े आ रही है। अदरवाइज़ खान साहब का मिजाज है, आप उनके मिजाज और ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उनको पता है कि जस्टिस वजीउद्दीन मेरा कुछ नहीं का बिगाड़ सकते, उन्होंने एक ही स्ट्रोक में उनको फारिग कर दिया। उनको पता है कि अकबर एस बाबर उस ज़माने में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, फारिग। उनको पता है कि अहमद जवाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फारिग। उनको पता है कि जावेद हाशमी मेरा उस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, फारिग। उनको पता, उनको मुतअद्दिद लोग, हामिद खान मेरा उस तरह से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फारिग। लेकिन उनको पता है, पता चला कि जहांगीर तरीन साहब मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो फिर गिट्टे गोडे पकड़ने शुरू कर दिए। एक बंदा जा रहा है, दूसरा बंदा जा रहा है, तीसरा जा रहा है। FIA को लाहौर हाई कोर्ट में जाके ये गवाही देनी पड़ी कि हमें जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करना। उनको जब पता होता है ना मेरा कोई, उनको जब पता चला कि अलीम खान मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, जब नहीं बिगाड़ सकते तो वो अंदर चला गया, नैब की कस्टडी में जेल में चला गया। और फिर जब उनको पता कि ये कुछ बिगाड़ सकते हैं, फिर अलीम खान को मनाने के लिए कभी एक जा रहा है तो कभी दूसरा। तो ये खान साहब इतने सादा नहीं है कि जितने सादा आप या मैं उनको समझ रहे हैं। वो अपने मफादात का उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है। जब उनको पता था कि MKM वाले और चौधरी बरादरान मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो न वहाँ तीमारदारी को गए और कराची जाते थे। MKM वाले गवर्नर हाउस से बाहर खड़े रहते थे, उनसे कोई मुलाकातें नहीं करते थे। लेकिन अब जब उनको पता है कि वो मेरा सत्यानाश कर सकते हैं, तो फिर कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी वो बहादुराबाद जा रहे हैं तो दूसरे लम्हे चौधरी शुजात साहब की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, तो कभी वो यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस पहुँचते हैं। जब उनको पता हो ना कि मेरा यहाँ से मसला ख़राब होगा, तो फिर डेफिनेटली वहाँ वो एडवेंचर नहीं करते। वहाँ इस तरीके से बड़े सियाने हैं
अब उसके बाद देख लीजिए कि भाई वो सिलसिला क्या है कि अगर वो सिर्फ ये 6 महीने की या 3 महीने की बात नहीं होगी, बात ये होगी कि फिर बैठ के ये जैसे बाहर के अखबारात में भी ये आया और बाकी भी लोग कर रहे हैं कि फिर बैठ के एक पूरा कोई प्लान तय होगा, कोई मुआहदा तय होगा। उस मुआहदे में ये भी होगा कि जो अगला आर्मी चीफ होगा उसको नया प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। उस मुआहदे में बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। सबसे बड़ी बात कि उस मुआहदे पर क्या अपोजिशन भी एग्री करती है या नहीं करती। सबसे बड़ी बात कि उस मुआहदे पर कोई जो न्यूट्रल है अंपायर वो भी उस तरीके से एग्री करता है या नहीं करता। आपकी जो न्यूट्रल अंपायर है क्या वो भी अपनी न्यूट्रलिटी तो ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो इस बात पे भी राज़ी है, ये तो बातें हैं ना, अभी तक सामने तो कुछ नहीं आया ना, इस बात पे राज़ी है कि हम फैसिलिटेटर का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। अंसार अब्बासी साहब तो कहते हैं कि वो फैसिलिटेटर का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फैसिलिटेशन कैसी होगी? अपोजिशन, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं मैं तो शहबाज शरीफ के साथ बैठना ही नहीं चाहता, मैं तो जरदारी साहब और मौलाना साहब के साथ बैठना ही नहीं चाहता, तो ये ऐसे कैसे होगा? तो फिर उसके बाद ये पूरे अभी इसका बहुत दूर है सूरत हाल। ये सूरत हाल क्या होती है? और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि 27 के जलसे के बाद रिज़ाइन आ रहा है, उसमें क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल साफ़ी भी ये कह रहे थे कि वो अपनी पॉपुलैरिटी पे बहुत नाज़ा हैं कि जनाब वो पॉपुलैरिटी, भाई अगर पॉपुलैरिटी इतनी होती ना तो उन्होंने असम्बली डिज़ॉल्व कर देनी थी। ये बात उनके इस तरह से वज़ीर इस तरीके से उनकी खैर से हवा ना निकली होती और उनकी हवाइयाँ ना उड़ी होती, ये इस तरीके से चेहरे से उनका रंग ना उड़ा होता, तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी 1-2 रोज़ में, क्योंकि इजलास तो है ना मंडे को। अब उससे पहले ये 2 दिन भी बहुत अहम है, तो फिर इत्तेहादियों के बारे में भी क्या होगा वो भी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस चल रहा है वो क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तो बहुत बड़े बड़े कानूनी और आईनी माहिरीन, अपना आबिद हसन मिंटो जैसे लोग भी ये कह रहे हैं, और मैंने कल के वीडियो में उनका ख़त पढ़ के सुनाया जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, क्या एक मरतबा फिर उनको ये इस तरीके से इस दलदल से निकलने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही देगी या नहीं? और अगर इस तरह से होता है तो फिर एक और नई कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। मैं समझता हूँ मुबैना तौर पे सब जुडिस है मैटर, इस पर ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, लेकिन अभी से बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशंस आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन साथ ही जो रिमार्क्स कल वाले थे उससे तो बहुत हुकूमत को मायूसी हुई है कि जी वोट तो डलेगा, लेकिन अगर ये इससे पहले फैसला आता है कोई ताहयात नाअहली वाला तो फिर आई थिंक कि गड़बड़ लगती है और कोई सूरत हाल इस तरह की। लेकिन अब होता क्या है ये अब पता चलेगा इसके साथ साथ। लेकिन अगर साथ इत्तेहादी भी अनाउंस कर देते हैं मंडे तक तो ये क्या सूरत हाल होगी? और इत्तेहादी किस चीज़ को देख रहे हैं? क्या वो भी उसी मुआहदे का इंतज़ार तो नहीं कर रहे कि अगर कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ऐसा मुआहदा कोई हो जाता है जिसमें 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने या इक़्तिदार छोड़ने पर और नए इलेक्शन करने पर और ये सारा कुछ नया आर्मी चीफ भी नया वो लगाने पर और सारा कुछ इस तरीके से अगर कोई हो जाता है और वाकई किसी को एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए जैसे आजकल हम सुन रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये किसकी जीत होगी? आप इंसाफ से बताइए ये किसकी जीत होगी? क्या ये नवाज शरीफ साहब की जीत नहीं होगी? वो तो चाहते ही यही थे, वो तो बहुत ही बादल नाखास्ता इस अमल में आए कि जनाब ये अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सारी चीज़ें, और अगर ये सारी चीज़ हो जाती है तो ये किसकी कामयाबी होगी? अपोजिशन कहेगी हमारे गले कुछ पड़े ही नहीं है, चुप करके चले जाओ ना आप तो 2-4 माह में, ठीक है ना। और ये किसकी कामयाबी होगी? या अपोजिशन की कामयाबी होगी या सबसे बड़ी नवाज शरीफ साहब की कामयाबी होगी कि 1.5 साल पहले 1.25 साल पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चलता कर दिया है और ख़ुद ही उन्होंने ये ऐसे इस स्टेज पर आना और मानना कि जी मैं तो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रेस के साथ, यानी मेरी बेइज्जती ना हो अदम एतमाद ला के, तो फिर ये क्या किस प्रेशर पर छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं? अगर अदम एतमाद ना आती तो वो इस प्रेशर पर छोड़ने के लिए तैयार होते। चूँकि अब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं तो इसका सबूत ये है
कि अदम एतमाद कामयाब हो गई है और वो भी जान रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो गई है। और अगर ये ना होता तो वो कहते कि कल ले आओ हम वोटिंग करा देते हैं, तो पता चल जाएगा कि समझ आ गई है सबको कि अदम एतमाद कामयाब है, इनके नंबर भी पूरे हैं। इसी वजह से तो और ये कर लो वो कर लो, जैसे मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है, उनका भी मार्च बस कल आने लगा है, आज शुरू हो जाएगा लाहौर से और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जलसा पीटीआई का भी है 27 को। आपको हर लम्हा इंशाअल्लाह अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।